ये बात भी बारंबार बताई जा चुकी है प्रांत के संदर्भ में और उस तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कि ये लोग जो अधिकारी और उच्च वर्ग के लोग होते थे, ये सामान्य राजघरानों से जुड़े होते थे और प्रांतीय उच्च वर्गों में आते थे। अगला बिंदु जो है कि वह आर्थिक विकास से संबंधित है। कोई भी साम्राज्य जब तक आर्थिक रूप से संपन्न, आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा, वह एक ठोस साम्राज्य नहीं दे सकता। और रोमन साम्राज्य था वो तो एक ठोस साम्राज्य था जो कई शताब्दियों तक रहा और जिसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, इतनी अमिट गहरी छाप जिसका असर आज के आधुनिक यूरोप के समाज संस्कृति पर पड़ता है। तो उसका आखिर उसका आर्थिक विकास, जो किसी भी तरह के विकास की नींव हो, वह कैसी थी, उसकी क्या स्थिति थी? एक शब्द में बहुत मजबूत। उनका ढांचा जो था, आर्थिक विकास का ढांचा बहुत ही मजबूत था। बंदरगाह, ईंट के भट्टे, जैतून की तेल फैक्ट्रियां, खाने की काफ़ी, गेहूं, शराब, ये जो चीज़ें थी ये मुख्य रूप से व्यापारिक चीज़ें थीं। इनका मुख्य रूप से ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था। मुख्यतः इनका जो व्यापार था और व्यापार का जो सामान आता था वह कहाँ से आता था? उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र से, मिस्र से और स्पेन से। ये इन सब उत्पादकों का उत्पादन क्षेत्र था। एम्फोरा, मटकों में सारी चीज़ें भर के लाई जाती थी और एम्फोरा मक्के के टुकड़े जो हमें बहुत भारी मात्रा में मिले हैं। रोम के जो मोटी टेटेस्कियो स्थानों में तो करीब हमको 5 करोड़ से ज़्यादा मटके मिले हैं। एम्फोरा मटकों के टुकड़े भारी संख्या में मिलना इस बात का परिचायक है कि व्यापार इनके जरिए बहुत बड़े स्तर पर होता रहा होगा। पुरातत्वविद जो हैं, जो उत्खनन के मामले में दक्ष रहते हैं, उन्होंने काफ़ी इनको जोड़ा है और पता लगाने की कोशिश की है कि ये मटके किस मिट्टी से बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे। इनकी मजबूती को देखते हुए मटके बनाने की चिकनी मिट्टी सामान्यतः भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त होती थी, ऐसा इन इतिहासविदों का या पुरातत्वविदों का मानना है। जैतून का तेल निकालने का भी काफ़ी विकसित शैली थी उस काल में। इसका भी, जैतून तेल निकालने का उद्योग भी काफ़ी फैला हुआ था और इस तेल को कंटेनरों में भर के भेजा जाता था और ये जो कंटेनर थे इसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। भूमध्य सागर के आसपास जो खुदाई हुई है उसमें इन एम्फोरा मटकों के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में ये कंटेनर मिले हैं जो जैतून तेल को भरने के और उसके निर्यात के लिए जिसका उपयोग होता था। तो आर्थिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी। स्पेन जो इस साम्राज्य की पश्चिम सीमा थी, वहाँ के तो जैतून उत्पादकों ने पड़ोसी इतावली लोगों से बाजार ही छीन लिया और इस प्रकार स्पेन ने अपनी स्थिति थोड़ी सी बदली और उन लोगों ने कम कीमत पर जैतून का तेल बेचना शुरू किया। इस तेल की गुणवत्ता भी अच्छी थी, सही थी। 5वीं सदी आते आते एशियन, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, ये भी अंगूरी शराब और उसके अलावा जैतून के तेल के लिए जाने लगे, उसके मुख्य निर्यातक बने। तो बदलते समय के साथ साथ वाणिज्य कार्य क्षेत्र भी बदले, वाणिज्य राज्य भी बदले और यहाँ हम देखते हैं कि जैतून का तेल अब स्पेन जो कम कीमत पे बेचता था, अब दूसरे देश भी
प्रमुख निर्यातक बनने लगे। सिसिली जो इटली के ठीक नीचे है, मिस्र, वहाँ का परफ्यूम, गैलीली, बाइजोकियम, इटली में कैस्पियन और दक्षिण गॉल के प्रमुख उर्वरक क्षेत्र बन गए। ये मुख्य रूप से उर्वरक क्षेत्र कहलाए। कैंपेनिया ने सबसे महंगी शराब बेची। वो जो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे सबसे महंगी शराब आती थी, और ये क्षेत्र शराब के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। रोम का तो कई क्षेत्र ऐसा भी था जो कम उन्नत था। अर्थात जितना अभी बताया गया उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम पूरे रोम को, पूरे इटाली को एक बहुत उन्नत क्षेत्र माने, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो कम उन्नत थे, जैसे कि नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया जिसे हम कहते हैं, ये मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक होता था। यायावर लोग, यायावर का अर्थ क्या होता है? वे लोग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक घूमते रहते हैं, एक जगह स्थायी नहीं रहते। ऐसी प्रजाति यूरोप में आज भी है। यायावर लोग अवन के समान दिखने वाली झोपड़ियों में साथ लेकर घूमते थे। जो झोपड़ियों का जो आकार होता था वो अवन की तरह होता था। अवन क्या है? जिसमें किचन का एक सामान, जिसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उस आकार का होता था, और उसको लेके घूमते थे, जिन्हें वे लोग मैपालिया कहते थे। जब रोमन जागीरों का विस्तार उत्तरी अफ्रीका में हुआ तो तब जाके चारागाहों की संख्या में कमी आनी शुरू हुई, और यहाँ से वो समस्या शुरू होती है जिसने बाद में थोड़ा विकराल रूप ले लिया। उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र था वो जब रोम के जागीरदारों में बंटने लगा तो वे लोग निश्चित रूप से चरागाहों को हटाने लगे और उनकी संख्या कमी होने लगी। कुछ खानाबदोश चरवाहे और किसान सेल्टिक भाषी क्षेत्रों में रहने लगे। सेल्टिक भाषा का क्षेत्र देखें, ये वही इटली के आसपास का ही क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर खानाबदोश यानी यायावर प्रवृत्ति के लोग, ये लोग रहने लगे। इन लोगों के जो गांव थे वो पहाड़ियों पे रहते थे, और ऐसे गांवों को कैस्टेला कहते थे। कैस्टेला पहाड़ियों पे होने के नाते इनका जो सांस्कृतिक जीवन भी था वो कुछ थोड़ा सा अलग था, एक पिछड़ा हुआ था और एक आदिम तरीके का था। लेकिन औद्योगिक पैमाने पर खानों से सोना चांदी निकाला जाता था। ये बड़े बड़े स्तर पे होता था। आपको याद होगा कि मध्यकाल में चांदी वहाँ का मुख्य सिक्का होता था, और स्पेन सिक्का बनाने का केंद्र था, वहाँ पे भेजा जाता था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ चांदी का स्थान सोना ने लिया, और ये दोनों चीज़ें अपने पीक में औद्योगिक पैमाने पर निकाली जाने लगीं। उत्पादन का स्तर भी बहुत अच्छा था मध्यकाल में। खानों में जो खुदाई होती थी, खानों की खुदाई का काम जल शक्ति से होता था, अर्थात मैकेनिकल रूप से ना हो करके पानी की ताकत का उपयोग करके ज़मीन के अंदर से जो संसाधन थे, भौगोलिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उन्हें निकाला जाता था। जल शक्ति का उपयोग रोमन काल में होना एक बहुत अहम चीज़ है, अहम जानकारी है। और तो और बैंकिंग व्यवस्था भी थी, जिसमें लोग पैसा जमा करते थे सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें लोग पैसा जमा करते थे ताकि उसका कुछ मुनाफा उनको मिल सके, और इस बैंकिंग सिस्टम के तहत इकट्ठे हुए धन का उपयोग बड़े स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए होता था। तो ये वहाँ की एक तरीके से संरचना थी जो आपको मोटे मोटे बिंदुओं के माध्यम से बताई गई। अब हम आते हैं तीसरी सदी के पूर्व के काल की ओर।
उसे हम कहते हैं परवर्ती। परवर्ती पुरा काल व सांस्कृतिक परिवर्तन। जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य के अंतिम सदी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, और इस बदलाव में पुरा काल शब्द का प्रयोग वहाँ के उद्भव, विस्तार और पतन के इतिहास की अंतिम विधि के लिए, अंतिम अवधि के लिए, अंतिम काल के लिए करते हैं। और ये जो काल है, ये तीसरी सदी के बाद के काल को हम बोलते हैं परवर्ती पुरा काल। तो तीसरी सदी के बाद के काल में जो परिवर्तन आए, जो पतन का इतिहास बना, और चौथी से सातवीं सदी तक ये चलता रहा, लगभग 3-4 शताब्दी का जो काल है। अब हम थोड़ा उस काल पर आए। इस काल में भी काफ़ी हलचल मची हुई थी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हलचल। और एक जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, जो ईसाई धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था, ईसाई धर्म का पोषक था, उस कॉन्स्टेंटाइन ने तो ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। और इसी काल में हम दूसरा परिवर्तन जो देखते हैं वह है इस्लाम का उदय। तो जो बात यहाँ पे आपको बताने की महत्वपूर्ण है वो है कि इस काल में हम एक तरीके से काफ़ी धार्मिक उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल, सांस्कृतिक उथल पुथल देखते हैं, क्योंकि इस्लाम के उदय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आने लगे और राज्य के ढांचे में भी इसको लेकर एक तरीके से बदलाव देखा जाने लगा। जिस राजनीतिक बदलाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि जो बदलाव आया वो मूल रूप से डायोक्लिशियन नाम के सम्राट के काल से प्रारंभ हुआ। डायोक्लिशियन, इसने तो क्या किया कि साम्राज्य को ही छोटा बना दिया, क्योंकि उसका ये सोचना था कि इस प्रकार कई क्षेत्रों का समय के साथ साथ महत्व नहीं रह गया है, तो जो गैर महत्वपूर्ण इलाके हैं उस पर किसी भी तरह का निवेश, किसी भी तरह का खर्च व्यर्थ है, तो उसने उसको छोड़ ही दिया। और उसने सैन्य अधिकारियों को भी ज़्यादा शक्ति दे दी। तो डायोक्लिशियन ने साम्राज्य छोटा किया, और कारण कि अब ये क्षेत्र अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तथ्य तो ये कि उसने छोटा कर दिया। दूसरा, उसने सेना के अधिकारियों को ज़्यादा ताकत दी, ज़्यादा शक्ति दे दी, ज़्यादा पावर दे दिया। डायोक्लिशियन का जो ये तरीका था शासन का, कॉन्स्टेंटाइन के आने से इसमें और वृद्धि हुई। उसने थोड़े बहुत परिवर्तन किए इन डायोक्लिशियन के राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक विचारों में, लेकिन मूल रूप से उसको जब तक स्वीकार कर लिया। मौद्रिक मामले में, मुद्रा के मामले में उसने कुछ परिवर्तन किए और उस पर काफ़ी जोर दिया। जो उदाहरण के लिए उसने सोने के सिक्के भारी मात्रा में बनाए, और वो सोने के सिक्के 4.5 ग्राम के शुद्ध स्वर्ण के होते थे। उसका नाम था सॉलिडस। सॉलिड शब्द से याद रखें कि बड़े अच्छे सिक्के बनाए थे, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा बड़ी अच्छी होती थी, वज़न बड़ा अच्छा होता था। ये सिक्का जब कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया तो ये सिक्के रोमन एम्पायर की समाप्ति तक चलते रहे। इसका उत्पादन करोड़ों की संख्या में हुआ। आपको पहले ही बताया गया है कि किस प्रकार समय के साथ साथ चांदी के सिक्कों का प्रचलन, जो पूर्व में बहुत ज़्यादा था, वह एक तरीके से समाप्त प्राय हो गया और उसका स्थान सोने के सिक्कों के प्रचलन ने ले लिया। और वे सॉलिडस के नाम से जाने जाते थे वे सिक्के, और 4.5 ग्राम
के आसपास इनका वजन होता था। इनका बहुत भारी संख्या में उत्पादन हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने जहाँ मौद्रिक क्षेत्र में कुछ सुधार किया, डायोक्लिशियन ने जहाँ कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीति के मामले में कुछ परिवर्तन किया, साम्राज्य को घटाकर और उसके साथ ही सैन्य अधिकारियों को ज़्यादा ताकत देकर, कॉन्स्टेंटाइन ने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और वह था कि कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बनाई। उस राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया। देखिए नक्शे में कुस्तुनतुनिया कहाँ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। कुस्तुनतुनिया, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल, इस जगह पे आज, इस कॉन्स्टेंटिनोपल में आज इस्तांबुल नाम का प्रसिद्ध शहर है, जो टर्की का हिस्सा है, तुर्की का हिस्सा है। ईरान के बढ़ते प्रभाव और बढ़ते एम्पायर साम्राज्य की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया कि काला सागर के पूर्व की तरफ जो कैस्पियन सी है, उसके आगे बढ़ें तो ये क्षेत्र आते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया एक ही शहर का नाम है, बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर रहा है। और उससे भी पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। ये जो नई राजधानी बनी, ये तीन तरफ आप देखेंगे कि समुद्र से घिरी हुई है। कुस्तुनतुनिया तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने जो अगला परिवर्तन किया वह था नए सेनेट की स्थापना। नए सेनेट से इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो शासन या शासकों में जो विस्तार किया, तो सेनेट की व्यवस्था जरूरी हो गई, अहम हो गई। मौद्रिक स्थायित्व और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए भी ये जाना जाता है कॉन्स्टेंटाइन। यानी मुद्रा के क्षेत्र में उसने अच्छे सुधार किए, आर्थिक क्षेत्र में उसने अच्छे सुधार किए, नई राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी बनाई और सेनेट का विस्तार भी किया। जो उस काल के जो अभिलेख मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, उससे मालूम पड़ता है कि इस काल ने काफ़ी औद्योगिक विकास भी देखा और उसमें काफ़ी पैसा लगाया गया। यानी औद्योगिक विकास को लेकर कॉन्स्टेंटाइन सजग था। इस मामले में उसे जो पूर्व के क्षेत्र के जो देश हैं, स्वयं पश्चिम की ओर हैं, से पूर्व की तरफ जो देश हैं, उसके साथ उसका वाणिज्यिक व्यापार काफ़ी बढ़ा और ये बढ़े हुए व्यापार से औद्योगिकरण में पूंजी लगाने में कॉन्स्टेंटाइन को बहुत सफलता मिली और मदद भी मिली। बात आती है अब स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला यानी जिसका संबंध भवन निर्माण, भवन की कला से होता है। तो स्थापत्य कला की बात करें तो इस काल में हम उसका भी काफ़ी विकास देखते हैं। घुमारदाव, मेहराब और बड़े बड़े विशाल का स्तंभ का उपयोग इस काल की विशेषताएं हैं। कॉन्स्टेंटाइन के काल की विशेषताएं हैं। जिसने कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया, उसकी स्थापत्य कला की उस काल की विशेषता ये है कि बड़े बड़े घुमावदार मेहराब और ऊंचे विशाल स्तंभ का उसने भरपूर उपयोग किया भवन निर्माण में। ऑगस्टस, जिसका जिक्र बहुत पहले किया गया है, ऑगस्टस सीजर, उसके काल में तो पैलेटिन पहाड़ी पर बड़ा सुंदर राजमहल बनाया गया और उसको काफ़ी बसाया गया। साथ ही रोम में पैंथिनॉन मंदिर जिसका निर्माण हुआ और ये एक स्थापत्य कला का एक बहुत अहम आदर्श उदाहरण माना गया। इस मंदिर में जो गुंबद है, गुंबद संसार का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। आकार क्षेत्र में सबसे बड़ा गुंबद दुनिया का।
गुंबद आप समझते हैं ना, जैसे ताजमहल के ऊपर का जो गोलाकार हिस्सा है, ऐसे ये जो गुंबद देख रहे हैं संसार का सबसे बड़ा गुंबद इस काल में बना। रोम में जो कोलोसियम बना हुआ है, ये विश्व प्रसिद्ध है कोलोसियम। ये भी स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा नमूना है। हेड्रियन ने वीनस का मंदिर बनाया। मंदिर की कला स्वयं में एक अलग उदाहरण है। ऐसे ही कॉन्स्टेंटाइन का वाजिल का गिरजाघर या वाल्ज का गिरजाघर, दोनों ही से नाम से पुकारा जाता है। उस गिरजाघर को चर्च का जो नमूना है, उदाहरण है, वह भी रोम की रोमन स्थापत्य कला के अत्यंत सुंदर उदाहरण है। और अंत में रिमिनी का पुल। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज विश्व हेरिटेज, विश्व धरोहर की श्रेणी में आते हैं। और इतने वर्षों पूर्व बनाए गए ये भवन निर्माण के ये नमूने एक तरीके से यूनिक हैं, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी मजबूती के लिए, और उसके अलावा अपनी विशालता और भव्यता के लिए। मिस्र जो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है, वहाँ पे परवर्ती पेपराइज पौधों के पत्तों पर लिखे हुए हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे वे मूलतः अभिलेखों की बातें थीं जो उत्खनन आदि से मिले, और यहाँ हमें मिस्र में उस काल के दस्तावेज मिले हैं। और मिस्र यानी उत्तरी अफ्रीका, रोमन एम्पायर का दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पे पेपायरस जो पौधे हैं, पेपायरस पौधों पर के पत्तों पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी गई हैं, और वो जानकारियाँ तत्कालीन इतिहास को समझने के लिए बहुत अहम है। उसी से हमें मालूम होता है कि उस काल के लोग, समाज के लोग अपेक्षाकृत काफ़ी खुशहाल थे। और दूसरी बात, यूनानी या रोम, इनकी जो पारंपरिक जो संस्कृति थी, पारंपरिक जो उनकी शैली थी, वह बहुदेववादी थी। बहुत पहले मैंने जिक्र किया कि किस प्रकार बहुदेववादी विचारधारा एक ईश्वर विचारधारा की ओर बढ़ने लगी थी। यहाँ हम पाते हैं कि रोमन साम्राज्य जो इतना विस्तृत था, वहाँ के गांव-गांव में हर गांव के अपने आराध्य देव, अपने देवी देवता हुआ करते थे। और चूँकि इसकी विशालता के अंदर इतनी सारी संस्कृतियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज समाये हुए थे, स्वाभाविक था कि इनकी जो जीवन शैली थी उसमें बहुदेववाद का प्रभाव ज़्यादा था, चाहे वो हम यूनानी सभ्यता की बात करें या फिर रोमन सभ्यता की बात करें। ये लोग अनेक तरह की उपासना करते थे, अलग अलग देवों के लिए अलग अलग उपासना। जुपिटर, मार्स, मिनर्वा, जूनो, ये रोमन और इतावली सभ्यता के मुख्य देवी देवता थे। जुपिटर, मार्स आदि के लिए तो हजारों की संख्या में मठ बने हुए हैं, मठ पाए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में इनके मठ बने हैं। क्यों? क्योंकि गांव-गांव में इनके अपने अपने स्थानीय देवी देवता होते थे। यहूदी धर्म भी इस काल में माना जाता था। यहूदी धर्म वो धर्म है जो वर्तमान में इजराइल के रहने वालों का मुख्य धर्म है। ज्यूज, जिन्हें अंग्रेजी में हम ज्यूस कहते हैं, तो इस काल में हम यहूदियों का भी प्रादुर्भाव देखते हैं। यद्यपि इस धर्म में, यहूदी धर्म में स्वयं में बहुत सारी विशेषताएं थीं। 5वीं सदी आते आते धार्मिक मामलों में ईसाई लोगों का वर्चस्व शुरू हो गया और ईसाईकरण प्रारंभ हो गया। दूसरी ओर वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इस्लाम का उदय भी इसी काल के आसपास होता है।
लेकिन फिलहाल हमें ये याद रखना होगा कि इस क्षेत्र का ईसाईकरण इसी काल में प्रारंभ हुआ और ईसाई धर्म प्रचारक लोगों ने, ईसाई धर्म प्रचारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तीव्र विरोध के बावजूद भी क्षेत्रीय जो परंपराएं थी, क्षेत्रीय जो विचारधाराएं थी, क्षेत्रीय जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उस पर दखल करना शुरू किया। यद्यपि इनका विरोध तीव्र हुआ था, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। और इस विरोध में जो बहुदेववाद बनाम एकेश्वरवाद, एक ईश्वर, ईसाई धर्म में एक ही ईश्वर है, जीसस क्राइस्ट, तो काफ़ी विरोध के बावजूद भी ईसाई धर्म प्रचारक इस बात को फैलाने में, विकसित करने में सफल हुए कि ईश्वर एक है। और इन लोगों ने धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का, क्षेत्रीय धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाने में सफलता पाई। ये जो एक चित्र आप देख रहे हैं 79 ईस्वी का, ये कलोसियम ये थोड़ा सा टूट भी चुका है, काफी कुछ खंडहर हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता यहाँ स्पष्ट परिलक्षित होती है। इनके द्वारों को देखें, एक आकार, ज्यामिति का कितना ज्ञान और गणित का कितना ज्ञान आवश्यक है इस आकार के भवन को बनाने के लिए, ये आप समझ सकते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि उस काल के लोग विज्ञान, गणित आदि में बहुत माहिर थे। ये जो कॉलोसियम होता था, ये तलवार चलाने में निपुण जो योद्धा होते थे, जिन्हें तलवारिये कह सकते हैं, इन लोगों का जंगली जानवरों से मुकाबला करने के लिए कॉलोसियम होता था। जंगली जानवरों के साथ कुशल योद्धा अपने तलवार का हुनर दिखाते थे कॉलोसियम के बीच में, और कॉलोसियम के चारों ओर ये सब दर्शक दीर्घा होती थी, जिससे दर्शक देखकर इस तरह की जो खेल हैं उसका आनंद लेते थे। इतना बड़ा था कॉलोसियम कि जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है वह लगभग 60,000 दर्शकों के बराबर है। इतना विशाल बनाने की जरूरत तभी पड़ी होगी जब इतने लोग आते होंगे। अर्थात आप सोच सकते हैं कि 60,000 की जनता एक जगह उस समय भी खेल कूद का, मनोरंजन का आनंद लेने के लिए एक जगह इकट्ठी होती थी। इस चित्र में आप देखिए, ये पोम्पई का चित्र है, जहां एक मदिरा व्यापारी, उसका ये भोजन कक्ष, और इस भोजन कक्ष की बनावट आप देखेंगे, इसमें कमरे की जो दीवारें हैं इस पर मिथक पशु बनाए गए हैं, यानी पशुओं को की आकार, डिजाइन उकेरा गया है, और एक तरीके से मिथक पशु है, कल्पनातीत पशु। और ये मूलतः एक व्यापारी का भोजन कक्ष है, काफी विशाल है। जब भी कला आदि के बाद थोड़ा हम जानें कि आम जनता की क्या स्थिति थी। आम जनता, जैसा कि मिस्र से जो दस्तावेज मिले हैं, पत्तों में लिखे हुए से मिलती है जानकारी कि सामान्य जनता खुशहाल थी। यद्यपि इस काल ने प्लेग जैसी महामारी का प्रकोप भी देखा। इसमें जो पूरा भूमध्य सागर का क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी प्रभावित हुई थी प्लेग की महामारी को लेकर। एक और जहाँ इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे, सामान्य जनता वैसे तो खुशहाल थी, पर यह भी देखा गया कि पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ पर धीरे धीरे विघटन, विखंडन और उसका जो तोड़ने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये मैं पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और इसका कारण क्या था कि उत्तर से जर्मनी, जर्मेनिया और उसके आसपास के क्षेत्रों से कुछ समुदाय, कुछ समूहों का आना हुआ, जिसमें गोंद, वेंडल, लोबार्डल, और ये ऐसे लोगों ने आकर इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया।
कहाँ से आए? जर्मेनिया के क्षेत्र से। आने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाया और अपने अपने राज्य बना लिए। और ये जो ऊपर से जो आए कुछ असभ्य प्रवृत्ति के थे, कम से कम रोमन एम्पायर, रोमन सभ्यता के काल के लोगों की तुलना में इन्हें हम असभ्य मान सकते हैं। ये जो राज्य बने, इसे हम एक तरीके से रोमोत्तर राज्य कह सकते हैं। रोमोत्तर, रोम धन उत्तर, यानी रोम के बाद के राज्य, उत्तर यानी बाद में, तो रोमोत्तर राज्य इनको कहा गया। कुछ जो मुख्य राज्य थे उसमें हम कह सकते हैं कि स्पेन में विसिगोथो राज्य ये एक प्रमुख था। ये स्पेन का हिस्सा था जिस पर अरबों ने 711 ईस्वी में इसे एक तरीके से नष्ट कर दिया। 711, 712 से लेकर 720 ईस्वी तक आते आते ये जो मुख्य शहर है वह भी, ये जो राज्य है वह भी समाप्त हो गया। दूसरा राज्य जिसका जिक्र किया जा सकता है, गॉल में फ्रैंको का राज्य, जो 687 ईस्वी के आसपास समाप्त हुआ, और इटली में लोम्बार्डो का राज्य, जिसका काल हम देख सकते हैं 567 से लेकर 774 तक। ये ईस्वी काल की बात है, ईस्वी पूर्व की नहीं। तो ये रोमन एम्पायर के पतन की शुरुआत और उसके समाप्ति का जिक्र यहाँ हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि पश्चिमी हिस्से में एक तरीके से विघटन, ब्रेकिंग अप ऑफ द एम्पायर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जर्मेनिया और उसके आसपास से आए हुए लोगों के द्वारा राज्य स्थापित किए गए, हथिया लिया गया क्षेत्र, और उसमें से 3-4 राज्य प्रमुख थे जिसका काल आपको बताया है। ये जो ऐसे राज्य जो आए, गॉल या इसके अलावा विसिगोथो, ये राज्य एक तरीके से यूरोप में मध्यकालीन युग की शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। मध्यकालीन युग, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं, अंधकार युग। ये इसके बाद का इतिहास एक तरीके से अंधकार में रहता है। जहाँ तक पूर्वी भाग की बात है, पूर्वी भाग एक बना रहा, संयुक्त बना रहा, वहाँ पर कोई ज़्यादा विघटन नहीं हुआ। और जस्टिनियन का शासन वहाँ पर जो था वो इस बात की ओर इशारा करता था कि वह, उसकी ताकत, उसका कौशल, उसकी राजनीतिक सत्ता कितनी मजबूत है, जो वहाँ शासन कर रहा था जस्टिनियन। लेकिन पश्चिमी भाग विघटित हो चुका था। 7वीं सदी आते आते रोम और ईरान, इनके बीच में युद्ध छिड़ गया। ईरान जो एशिया के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए था और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ चुका था, और यहाँ रोम, उसके साथ उसका टकराव हुआ, उसके साथ युद्ध छिड़ा, लड़ाइयाँ हुई, और जो शासक ईरान में शासन कर रहे थे, जिन्हें हम ससानी शासक कहते हैं, ये ससानी शासकों ने मिस्र के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया। और मिस्र इसके पूर्व रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो दूसरे शब्दों में ईरानी हमलों ने रोमन साम्राज्य के ब्रेकअप में, रोमन साम्राज्य के विघटन में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। दूसरा परिवर्तन जो इस काल में देखते हैं, समाप्त के वर्षों में, जब रोमन एम्पायर टूट रहा था, ईसाई धर्म फैल रहा था, यहूदी धर्म लगभग अपना प्रभाव दिखाने लगा था, अरब देशों में इस्लाम का विस्तार, इस्लाम का उदय प्रारंभ हो चुका था। जहाँ ईसाई धर्म के बिशप और पादरी लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में इस्लाम का विस्तार होने लगा। ये एक बहुत बड़ी घटना इस काल की मानी जाती है। विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति हम कह सकते हैं, इस्लाम का उदय और उसका विस्तार। क्योंकि इस्लाम यद्यपि एक धर्म था,
लेकिन जिस तरीके से उसने पूरे समाज को प्रभावित किया, जिस तरीके से उसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, जिस तरीके से उसने आमूल चूल परिवर्तन लाया, वह क्रांति से कम नहीं था। तो हम इस काल को पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में इस काल को हम एक राजनीतिक क्रांति का काल मानते हैं। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात पूर्वी रोम और ससानी दोनों के बड़े बड़े भागों पर अरबों का अधिकार हो गया। पूर्वी रोम और ऐसी ससानी मुस्लिम सेनाएं जो थी बड़ी बड़ी क्षेत्रों पर अधिकार जमाने लगी और उनका पूर्ण प्रयास रहता था कि जिन क्षेत्रों पर वे अधिकार जमाएं उन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। अरब प्रायद्वीप जिसे हम बोलते हैं, भारत के पश्चिम में जो है, वहाँ की अनेक जो जातियाँ थी, जनजातियाँ थीं, वे सब एकजुट हुईं। उन सब का इस्लामीकरण हुआ, इस्लाम धर्म उन्होंने अपनाया और इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमन सभ्यता, रोमन एम्पायर के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरब प्रायद्वीप तक के क्षेत्र में अब इस्लाम फैल चुका था और इस्लाम का विस्तार इस पूरे क्षेत्र में हो चुका था। इसीलिए इसे राजनीतिक क्रांति एक तरीके से कहा जाता है।